नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ही एक गांव में जिसका नाम है मुजगहन। और इस गांव की एक ऐसी खासियत है, यहाँ पर एक ऐसा युवा है जो विदेश में पढ़ाई करके आए, यानी कि इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई करी, मास्टर डिग्री कंप्लीट करी और वापस आकर अपने गांव में अपनी पैतृक ज़मीन में बागवानी करी और बागवानी की, अमरूद की। आज आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कबीर चंद्राकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीर जी। नमस्ते जी। कबीर जी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं और कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे आप खेती किसानी में आए। मेरा नाम कबीर चंद्राकर है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, मुजगहन में, और किसान परिवार को ही बिलोंग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी कुर्मी है, तो हम लोग खेती बाड़ी ही करने वाले लोग हैं। पिताजी भी खेती ही करते थे। पिताजी पिछले साल नहीं रहे, 2021 दिसंबर में वो नहीं रहे। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि पिताजी का शौक़ था कि मैं बाहर पढ़ूँ। मतलब पिताजी सब्जियों की खेती करते थे। यहाँ वैसे आप सुने होंगे कि धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, तो धान की खेती करते करते उनको आइडिया है कि मैं कुछ थोड़ा अलग भी हटके करूँ। तो उन्होंने शुरुआत की थी टमाटर, बैगन और सब्जी की खेती से। सब्जी की खेती करते करते थोड़ा मुनाफा हुआ, तो उनको लगा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इनकरेज किया। तो पहले उन्होंने, मैं मतलब यहाँ से जब, अभी तो रायपुर काफ़ी नज़दीक हो गया, जब रायपुर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है वैसे तो हम लोग साइकिल से जाया करते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए। जी। तो मतलब मैं उस टाइम से पापा जी का मेरा फोकस था कि एजुकेशन क्वालिटी वाला होना चाहिए। उसके बाद फिर भिलाई गया वहाँ 11-12 के लिए, और फिर पुणे में ग्रेजुएशन हुआ। फाइनली फिर यूके गया मैं एमबीए करने के लिए। तो एमबीए में मैंने फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस में एमबीए किया, और कंसेप्ट क्लियर था कि आना तो मुझे वापस ही है, जो भी करना है यहीं कुछ करना है। और फिर मैं जब लौट के आया तो थोड़ा एनालिसिस शुरू किया कि खेती में क्या कैसा हो रहा है, कैसे रिटर्न्स हैं, इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है। तो समझ में आया कि उस टाइम में पैरेलली धान की भी खेती होती थी यहीं इसी फार्म में, सब्जियों की भी खेती होती थी। और 6 गढ़ में पापा ने 3 साल पहले ही, मैं आया 2014 में, तो करीब 11 के आसपास में उन्होंने गुआवा का प्लांटेशन किया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम। तो वो जो वेराइटी थी, यहाँ के एक बहुत फेमस किसान हैं, या उनको यहाँ के लोग किसान या खेती के भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वो रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव उन्होंने किया है। विमल चावड़ा जी हैं। अच्छा। और उनके फादर हैं नारायण भाई चावड़ा जी। तो उन्होंने एक वैरायटी का, जो वैरायटी यहाँ लगी हुई है VNR BE, उन्होंने उसका खोज किया था। और हमारे फार्म में वो सेकंड प्लांटेशन था, मान के चलिए। अच्छा। तो इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, और जब मैंने कैलकुलेट उस टाइम में किया तो 6 एकड़ में हम लोगों ने 36 लाख का करीब सेल किया था। अच्छा। ये 2014 की बात है। लगभग अगर टन की बात करें तो कितना फ्रूटिंग हुई और क्या रेट में, क्या कुछ अंदाज़ा है? उस टाइम पे मेरे ख्याल से रेट्स जो थे, हाईएस्ट 120-150 रुपए तक भी जा रहे थे। अच्छा। क्योंकि एकदम बिल्कुल नया फ्रेश यहाँ के लिए था। उसके पहले तक गुआवा जो है, ये वाले गुआवा, इनको थाई गुआवा के नाम से जाना जाता था। जी। और थाई गुआवा उस टाइम में इंपोर्ट होता था। अच्छा। तो इंपोर्टेड फ्रूट है करके इसका काफ़ी अच्छा डिमांड था। दूसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी थी, मतलब ये टिकता अच्छा था, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा था। तो नया नया बिल्कुल मार्केट में आया था, और यहाँ के ज़्यादा किसानों के पास था नहीं। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स थे उस टाइम पे। और जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने पापा से कहा कि हम इसको और क्यों नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बोले कि इसमें लगाने का खर्च काफ़ी है, थोड़ा इसका मेंटेनेंस और वेटिंग पीरियड लंबा है। फ्रूट के साथ एक ये चैलेंज होता है कि आपको 3 साल तक एटलीस्ट मिनिमम रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न के लिए भी 3 साल तक वेट करना पड़ता है। और उसके बाद यू डोंट नो कि वो रिटर्न्स वैसे ही बने रहेंगे कि फिर सप्लाईज बढ़ जाएगी और प्राइसेस गिर जाएंगे। क्योंकि जो हम सब्जियों में देखते हैं, टमाटर कभी स्काई रॉकेट हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। अभी हमने देखा 200 पार चला, 200 पार कर दिया था। तो खेती का जो अनुभव था सब्जियों का, उसके कारण थोड़ा डर भी लगता था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पूरा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा और अपन एक्सपांड कर ही सकते हैं। तो फिर 10 एकड़ में और बढ़ाया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में इस पूरे फार्म में हम लोगों ने लगा दिया। तो वो टाइम था जब मैंने एंटर किया फार्मिंग में। और उस टाइम पे मैंने फिर एक अलग फार्म रेंट पे लेके मैं सोचा कि सब्जियों की खेती मैं भी करूं, क्योंकि सब्जियों में एक चीज़ अच्छा है कि आपके शॉर्ट टर्म रिटर्न है। अच्छा। मतलब 3 महीने के अंदर आपके पूरे पैसे वापस आना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट कुछ एक फसल है, जैसे खीरा हो गया, ये 3-4 महीने की फसल है, छोटी सी फसल है, शॉर्ट टर्म। और उस टाइम में अगर आपने रेट हिट कर दिया तो वो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे देता है।
तो लेकिन वो फिर लक वाली बात है, या आप सिर्फ लक नहीं, दोनों है, कैलकुलेशन आपका कैसा है और प्रैक्टिस कैसी है, दोनों पे डिपेंड करता है। एनीवेज, तो फिर मैंने सब्जी के बाद फिर सब्जी करते करते फिर कोरोना बीच में आ गया 2020 के आसपास, और मैं सीख ही रहा था। फिर कोरोना के टाइम पे सब्जियों का दाम जो था, और इनफैक्ट गुआवा का भी, बहुत नीचे गिर गया। और तब मेरे को ये फील हुआ कि प्लांटेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म करना ही ठीक है। और गुआवा में तब तक हम लोग काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे, मतलब एक ब्रांड हमने बनाया था, थोड़ा मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने कार्टन वगैरह जो डिज़ाइन किए थे उसमें ब्रांडिंग अपनी कर रहे थे, तो थोड़ा नोन हम लोग हो गए थे उस टाइम तक। और मार्केट में कुछ बेहतर दाम उसके कारण से पुराने होने का या थोड़ा अनुभवी होने का हमको फ़ायदा मिलने लगा था। क्योंकि जो नए किसान आ रहे थे वो लोग जैसे बैगिंग होता है इसमें, फोम नेट लगाना या वैसा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा, हाँ, तो उसके कारण हमको बेनिफिट मिल रहा था। और उस टाइम पे फिर हम मतलब 2021 में ही 20 के एंड तक में मैंने प्लान किया कि जो मेरा दूसरा फार्म था जो मैंने रेंट पे लिया था उसमें पूरे में मैं गुआवा लगा दूँ। तो वहाँ फिर मैंने गुआवा लगाया, उसके बाद एक और फार्म, फिर और एक फार्म, ऐसा करके अभी इस टाइम पर 125 एकड़ में करीब मेरे 4 फार्म है टोटल। तो 125 एकड़ में मेरे पास प्लांटेशन है गुआवा के। तो लोग ऐसे कहते हैं कि खेती किसानी बड़ा घाटे का सौदा है। आप एक बड़े किसान हैं तो आपके लिए शायद आसान होगा लेबर मैनेज करना, इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करना, लेकिन छोटे किसान भी हैं जो मार्केट में थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं या फिर इस गेम के अंदर हैं जो बागवानी करते हैं। तो आप उनको कैसे देखते हैं कि उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? जैसे आपके सामने भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि वो लोग फेस करते हैं? पहला चीज़ ये है कि अगर आपका यूनिट साइज़ बहुत छोटा है तो मार्केटिंग करना थोड़ा सा एक टफ चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको फिर नज़दीक में जो मार्केट है वहीं बेचना पड़ेगा, मजबूरी होती है। ये अभी से पहले तक ये बात लागू होती थी, या किसान शायद आज भी ये सोचते होंगे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते हैं या मेरी जब बातचीत उनसे होती है तो मैं कहता हूँ ये चैलेंज पहले होता था। अभी तो आप सिर्फ 20 kg भी निकल रहे हो तो 20 kg एक ट्रेन में आप डाल के यहाँ से दिल्ली भी भेज सकते हैं, 5 रुपये 6 रुपये का। अब वो फिर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपर करेंगे तो मेरे को लगता है कि वो बहुत बड़ा चैलेंज रह नहीं गया है। मार्केटिंग जो है थोड़ा बैकफुट पे किसान कुछ अभी नए इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा है, तो किसान इतने दिन तक इन्वेस्ट करके खाली नहीं बैठा रह सकता। तो और दूसरा चीज़, क्वालिटी के लिए इंटरक्रॉपिंग भी थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर आपके फिर ये जो मेन क्रॉप है ना उस पर इफेक्ट होता है। तो ये सब थोड़े चैलेंजेस मुझे लगता है। अच्छा, दूसरा फाइनेंस का भी इशू एक है कि थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगता है अगर आप गुआवा की फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉस्ट, वेटिंग पीरियड लंबा। अच्छा, तो ये सब थोड़े चैलेंजेस हैं अगर आप छोटे यूनिट में स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी अभी कुछ एक वेराइटीज़ ऐसी आ गई जो बहुत अर्ली आपको प्रोडक्शन दे रही हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने आम की बागवानी करी, ड्रैगन फ्रूट की बागवानी देखी, ग्रेप्स की फार्मिंग करते हैं लोग, लेकिन आपने अमरूद का ही चुनाव क्यों किया? क्या आपने पहले से रिसर्च किया था कि कुछ और भी करूं? जैसे आपने बताया कि पहले से इस प्रयोग चल रहा था, आपके फादर अमरूद की ही बागवानी करते थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि कुछ अलग हटके किया जाए, या फिर आपने ये ऐसा क्यों डिसाइड किया कि अमरूद को ही आगे बढ़ाते हैं? या इस ज़मीन में कुछ और भी हो सकता है, आसपास के किसान कुछ और बागवानी करते हैं यहाँ की ज़मीन में? हाँ, यहाँ पे हो तो बहुत कुछ सकता है, मतलब जैसे केला और पपीता तो बहुत फेमस है ही है, काफ़ी एरिया में यहाँ लगता भी है। अमरूद का स्पेशली चुनाव इसलिए किया, उस टाइम पे अच्छा खासा गैप था और ये नया फ्रूट था, न्यूली इंट्रोड्यूस था, तो इसका मार्केट उस टाइम में खाली था। अच्छा, कोई और कॉम्पिटिटर्स थे नहीं ज़्यादा, और जो थे भी तो वो पुराने जो देसी अमरूद होते हैं उस तरह की वेराइटीज़ थी, वो टिकती नहीं थी। तो ये थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है, शेल्फ लाइफ कम होता है, तो इसलिए अच्छा उन लोग ब्रांडिंग भी नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा उन सब चीज़ का एक फेवर हमको मिल रहा था। तो अभी से पहले तक थोड़ा ये बात था, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से फिर ये वो जो आप कह रहे हैं कि और अगला क्या या इससे बेहतर क्या, उसके कारण हम लोगों ने फिर रिसर्च अपना स्टार्ट कर दिया है कि नेक्स्ट फ्रूट अब क्या हो सकता है यहाँ। तो हो तो यहाँ सब कुछ सकता है, मतलब ट्रायल पे मैंने बहुत कुछ लगा के भी रखा है। मैं आपको ट्रायल वाले प्लॉट में हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। एप्पल भी इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले तक मेरे पास अच्छा खासा फ्रूटिंग था। एवोकाडो अभी फ्रूटिंग में है अभी। तो अभी लगभग आपने कितनी वैरायटी लगा रखी है यहाँ पे अमरूद की? अमरूद की इस फार्म में 2 वैरायटी है और 2-3 वैरायटियाँ ट्रायल में है। अच्छा, मार्केट में इतना समय हो गया आपको अमरूद का काम करते हुए, बेचते हुए और सब चीज़ें करते हुए, इस समय मार्केट के क्या हालात हैं और अमरूद की जो डिमांड है, किस तरीके की वैरायटी की अमरूद की ज़्यादा डिमांड है और क्या उसका रेट मिल रहा है?
देखिए अभी डिमांड तो पहले से बढ़ा भी है, लेकिन उससे ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया है, क्योंकि डिमांड हर साल मैं जो देख रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आता है, लोगों से मैं बात भी करता हूँ, तो डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सप्लाई भी बिकॉज ऑफ उसका सेल्स बढ़ना, सप्लाई भी उतने ही स्पीड से बढ़ रहा है, तो प्राइसेस जो हैं वो पहले से तो काफ़ी डिक्लाइन अभी हो गया है। तो नया इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप मार्केटिंग अच्छे से कर लेंगे और प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लेंगे, तो फिर करना ठीक होगा। अदरवाइज़ अभी थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट अभी मुझे फील हो रहा है लास्ट ईयर के प्राइसेस को देखते हुए। लास्ट ईयर का प्राइस बहुत थोड़ा चैलेंजिंग था। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, किसान तक का उद्देश्य रहता है अपने देश के किसानों को ये बताना, या जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बताना कि खेती किसानी का पूरा गणित क्या है। आज जैसे हम आपके अमरूद के बाग पे खड़े हैं, आपने बताया कि आप 45 से ऊपर एकड़ में अमरूद की बागवानी कर रहे हैं बीते लंबे वर्षों से। अगर हम इसका मोटा मोटी हिसाब समझना चाहें कि 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है और इससे मुनाफा लगभग कितना कमाया जा सकता है। रेट तो फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी हिसाब की बात करें तो 1 एकड़ में स्टार्टिंग से लेके और एंड तक अगर आप बताएं कि स्टार्टिंग स्टेज से, जैसे प्लांटेशन से लेके कितने साल में फसल पूरी ग्रो करती है और कब इसकी फ्रूटिंग होती है, लेबर वगैरह सब मिला के कितना खर्चा आता है और कितनी कमाई होती है? अगर ज़ीरो स्क्रैच से बोलें तो डे ज़ीरो से लेके जब तक आपके हाथ में फ्रूट आता है, पहले दिन जब आप मार्केट भेजते हैं अपने फसल को, तब तक हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से और यहाँ के कॉस्ट के अकॉर्डिंगली करीब 4 लाख रुपए का आप मिनिमम मान के चलिए, 4 से 5 लाख रुपए भी। और उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत मतलब इसमें 20-25% या इवन 50% तक भी ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रैक्टिस आप कैसा कर रहे हैं, आप सपोर्ट सिस्टम कैसा दे रहे हैं, वैरायटी कौन सी है, ड्रिप कौन सा चुन रहे हैं। तो इसमें फैक्टर्स इतने सारे हैं कि कॉस्ट जो है वो ऊपर नीचे काफ़ी हो सकता है। और अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो एवरेज प्राइस जो हम लोग कैलकुलेट अभी से पहले तक करते थे वो 30 रुपये 32 रुपये ऐसा मान के चलते थे, एवरेज, लोवेस्ट और उसके बीच का। और ग्रेड भी उसमें लेके चलना पड़ता है। कई बार लोगों का ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का टॉप रेट या बेस्ट क्वालिटी का एवरेज रेट की बात करते हैं, लेकिन मैं जो हम वेस्ट भी करते हैं और जो स्क्रैच्ड वाले सबसे थर्ड ग्रेड आता है वो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सबका मैं अगर एवरेज निकाल के बताऊं तो 30 रुपये से ज़्यादा अचीव करना थोड़ा कठिन है अभी के टाइम पे। तो 30 रुपये का अगर मैं इसको पकड़ूँ प्राइस, सेलिंग प्राइस, और करीब करीब आप मान के चलिए 20 टन जो है ठीक ठाक प्रोडक्शन, 20 टन वेस्टेज वगैरह सब काट के उतना आता है, तो 6 लाख रुपए के आसपास का अभी रिटर्न है। और लेकिन इस साल मुझे जो लास्ट ईयर का हम लोग ने अभी कैलकुलेशन किया तो वो जो 30 रुपये था वो करीब करीब 28 तक आ गया है, 2 रुपये का डिक्रीज़ दिखा है पिछले साल। और कितने प्लांट्स इसमें लगते हैं, लगभग कितनी दूरी पे और कितने प्लांट्स का एवरेज था वो भी हमारे को समझाइए कि जैसे अगर यहाँ पर लगे हुए हैं तो कितने प्लांट्स 1 एकड़ में लगते हैं और कितनी दूरी रहती है, इसका क्या हिसाब किताब रहता है? इसमें भी थोड़ा सा डाइसी है समझने के लिए, और ये भी क्यों है मैं आपको एक चीज़ पहले समझाता हूँ कि जो फ्रूट्स हैं वो इस प्लांट के कैनोपी पे लगता है। ये अगर हम सामने प्लांट देख रहे हैं तो आप इसकी जो कैनोपी है इस पे फ्रूट्स आएंगे। अच्छा। इसके मेन स्टेम में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे एक और भी स्टेम होता, अभी वैसे इसमें 450 प्लांट लगे हैं। अच्छा। 12 बाई 8 का इसका डिस्टेंस है, 8 फीट प्लांट टू प्लांट है, रो टू रो 12 फीट है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ये जो स्पेस है इसको बचा के और भी आप एक और प्लांट लगा सकते थे। तो समझने वाली बात यह है कि कैनोपी का एरिया आप नहीं बढ़ा सकते जी, क्योंकि एरिया एकड़ जो है अगर 44,000 फीट का होता है या 43,560 का होता है वो तो फिक्स है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। तो नंबर ऑफ प्लांट भी कुछ लोग हाई डेंसिटी करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि शुरू में जो 3 साल की हम बात करते हैं तो 3 साल के पहुंचने तक भी कुछ एक वैरायटी है जो 1-8 साल में हमको रिटर्न दे देते हैं। उस टाइम तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर जब वो फुली ग्रोन मैच्योर होगा तो उसको अपना एक स्पेस उतना देना पड़ेगा कैनोपी को। तो इसके लिए मेरे को जो आइडियल लगा, अभी मैंने 8 बाई 8 में भी लगाया है, 6 बाई 8 में भी लगाया है, 16 बाई 8 में भी मेरे पास प्लांटेशन है। तो सबका कैलकुलेशन जब मैंने निकाला तो 12 बाई 8 ही सबसे आइडियल है, सबसे आइडियल है, क्योंकि आपको बीच में ऑपरेशंस के लिए जगह भी चाहिए पैदल चलने के लिए। अच्छा। जब कटिंग प्रूनिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, सफाई करनी है। तो हाईएस्ट जो वेट गया है, जैसे बात करते जब भी बागवानी की बात होती है तो फ्रूट की वेट की और उसकी हेल्थ की बात होती है, उसकी न्यूट्रिशंस की बात होती है, तो आपका हाईएस्ट फ्रूट का वेट कितना गया है? आप मान के चलिए जो एकदम हाईएस्ट आया था एक बार 1200 ग्राम के आसपास का।
एक फार्मर के पास 1400 ग्राम का भी मैंने देखा है, और सुना वाला 1800 तक का है, सुना हुआ। 1400 किसी के पास और था जी। बड़े किसान हैं उनके पास, और 1200 तो हमारे फार्म में आया ही है। तो आसपास क्षेत्र में भी नाम हो गया होगा कितना बड़ा अमरूद, हाँ बड़ा अमरूद, हाँ। और एक चीज़ बताइए कि जैसे ये जो बीच का गैप है, जैसे बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, मल्टी लेयर फार्मिंग की, तो ये जो बीच में मैं स्पेस देख रहा हूँ आजकल काफ़ी जो देश के वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो ये कहते हैं कि अपनी बागवानी के दौरान आप कुछ अंदर सह फसली भी कर सकते हैं। तो आपने इस बीच में कभी कोई फसल ऐसी लगाई जैसे हल्दी हुई या अदरक हुई या कुछ अन्य फसल ऐसे लगाने का प्रयास किया? अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे जी, तो फिर मेरे हिसाब से, या मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितनी मैं समझ रखता हूँ उसके हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए तो। अदरवाइज़ आप वैसे लगा तो सकते हैं चाहें तो, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि इसमें जब ये पूरा कैनोपी ग्रो हो जाता है, अभी ये पूरा कटिंग करने के बाद का स्टेज है अभी फ़िलहाल, तो इसमें आपको खाली जगह अभी दिख रहा है, लेकिन आप जब ठंड में आएंगे, जब ये पूरा ग्रोन होगा दिसंबर जनवरी तक, तो इसमें बीच में सनलाइट के जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो पार्शियल सनलाइट में भी कुछ एक क्रॉप्स हैं जो हो सकती हैं, लेकिन फिर इसका रूट जोन भी है, उसको वो डिस्टर्ब करेगा, इसके न्यूट्रिएंट्स वो लेगा, और जब आप उसको निकालेंगे, अपरूट करेंगे, तो वो इसके रूट्स को भी डैमेज करेगा। तो ये सब को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी पे तो असर उसका पड़ता ही है। कबीर जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके फार्म के दो तरफ मैं देख रहा हूँ, इधर तो आपने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बागवानी कर रखी है, वहीं अगर मैं इधर मेरी नज़र जाती है तो यहाँ पर कुछ कैनोपी स्टाइल में और यहाँ पर वायरिंग हो रही है। इसको ज़रा मुझे समझा पाएँ हमारे दर्शकों को कि दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो ये वाला जो इधर आपने राइट साइड में देखा, ये ओपन कैनोपी है। अच्छा। मतलब ट्रेडिशनली जैसा एक प्लांट होना चाहिए वैसा है ये। और इधर ये वाला जो टाइप है, ये ट्रेलिसिंग मेथड है। अच्छा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए ये पोल्स लगे हुए होते हैं जी। और इसमें 3 वायर जाते हैं ऊपर से। एक, मैं अगर आप नज़दीक आए तो मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये एक पहला वायर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और नीचे तीसरा है। इन वायर में ही 2-2 ब्रांच, दोनों डायरेक्शन में एक ब्रांच, फिर नीचे दोनों डायरेक्शन में एक ब्रांच, और तीसरे में भी सिमिलरली एक ब्रांच। तो टोटल 6 ब्रांचेज ही इस पेड़ में रखना होता है हमको। इधर ये जो बाहर आ रहा है ये सब कट हो जाएंगे, और जैसे ही आप इस ब्रांच को ऐसे आप लेटाते हैं, मतलब आप हॉरिजेंटल इसको ये ऐसे नीचे करके यहाँ पे बांध देते हैं, तो उसके बाद से इसमें से ना शूट्स आने शुरू हो जाते हैं अपवर्ड्स। सभी हर थोड़े थोड़े दूर में देखिएगा आप 3-3 इंच 4-4 इंच में इसमें शूट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट, अब फिर गैप काफ़ी बच गया और आपका मैनेजमेंट ईजी हो गया। आपको जो करना है, कटिंग, प्रूनिंग, बैगिंग, हार्वेस्टिंग, वो सिर्फ इतने दूर में ही करना है, और आपका रीच भी काफ़ी इजी हो जाता है। और वो जो कैनोपी है उसमें वो एक तो घेरता काफ़ी जगह है, हाइट थोड़ी ज़्यादा ले लेता है वो, और जो उस कैनोपी के अंदर में बहुत सारे फ्रूट्स नहीं आ पाते हैं। मतलब बीच का जो एरिया जहाँ तक सनलाइट नहीं जा रहा है उसमें बहुत अच्छा फ्रूटिंग नहीं होता। अच्छा। तो थोड़ा एक ये बेनिफिट इसमें है। जी। बागवानी करने वाले किसानों के सामने एक समस्या ये भी है कि साल भर उनको प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे इसको, कहते हैं कि उनकी आय जब फ्रूट आता है तभी होती है। तो आपने कुछ ऐसा सोचा अपने साथ में, पैरेलल में कुछ ऐसा आपने प्लान बी जिसको कह सकते हैं कि कुछ आप ऐसा भी कुछ कर रहे हैं कि 12 महीने आपके पास कुछ ना कुछ आय आती रहे? थोड़ा सा वैसे मैंने एक फिशरीज़ का भी यूनिट है मेरे पास वैसे। डेयरी भी मैं कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, अगर आप बागवानी ही कर रहे हैं तो इसका आप रोटेशन प्लान कर सकते हैं। हम लोगों ने भी वो किया है। इस साल इस वाले फार्म जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम में तो मैंने सब जगह डीप प्रून कर दिया था। तो आप प्लांट्स अगर देखेंगे भी तो ये थोड़े ज़्यादा कटे हुए ऐसे लग रहे होंगे, छोटे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको रेस्ट देने के लिए डीप प्रून किया हुआ है। अदरवाइज़ हम लोग साल भर के लिए उसमें रोटेशन बना के रखते हैं। तो नॉर्मली इस टाइम पे भी हो सकता है आप आते पहले, लास्ट ईयर आते, तो इस टाइम पे भी आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो फ्रूट कब लेना है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपने कटिंग कब किया है और उसके नए शूट्स कब आ रहे हैं। अच्छा। तो वो आप चाहे तो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। प्री प्लानिंग अगर प्रॉपर हो तो आप फ्रूट्स अपने डिज़ायर्ड टाइम में आप कभी भी ले सकते हैं। जी। आप खुद बागवानी कर रहे हैं, अमरूद की ही बात करेंगे तो जो देश में ऐसे लोग हैं या देश के युवा हैं जो देश के किसान हैं वो अमरूद की बागवानी करते हैं, तो उनको एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार? अगर आप अपने इस पूरे जो आपका बिजनेस प्लान है या उसकी कुछ यूएसपी बताएं, जैसे कि आपने आए और यहाँ पर आपने नई टेक्निक का प्रयोग किया, आपने क्या कुछ ऐसा नया किया जो देश के किसानों को करना चाहिए जिससे कि उनका ये जो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड जो इनकी ये चीज़ें हैं वो और प्रॉफिटेबल हों, ताकि वो खेती किसानी ना छोड़ के बाहर ना जाएं और खेती किसानी पे ही फोकस करें? कुछ ऐसी चीज़ बता सकें अगर तो। मुझे लगता है कि अभी
के टाइम पे हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, खूब सारे अवेलेबल हैं। मैं हमेशा ये बात कहते आया हूँ। और आपको ये भी आता है कि आप एक्सेस कैसे करें। मतलब इतना सिंपल हो गया अभी यूट्यूब या गूगल में क्लिक करना, और आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहें, तो पहले जिसके लिए किताब खोजने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता और आपको सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होता, अभी आप सिंपली टाइप करेंगे कि प्लांट नाइट्रोजन उठाता कैसे है, या आपकी गर्मियों में अमरूद का प्रोडक्शन कैसे लें, इतना ही टाइप कर देंगे तो आपको इतने कंटेंट मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा बस स्मार्ट होना पड़ेगा कि उनमें से कौन से सही है नहीं है, और जो कि अगर कोई किसान है तो बहुत ईजिली समझ भी सकता है। तो इन सब को यूज़ करना। दूसरा, प्लानिंग पे मैं काफ़ी ज़ोर देता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि जैसे ही लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा खेती शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप खेती शुरू करो कॉपी पेन में या कंप्यूटर लेके एक्सेल शीट पे पहले शुरू करो। उसमें एक डेटा बनाओ कि आपके इनपुट कॉस्ट कितने आने वाले हैं, कब कब आएंगे, आप कहाँ से लाएंगे, सोर्सेज आप पूरा लिस्ट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद मार्केट का लिस्ट डाउन कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का कैलकुलेशन कर लीजिए। ये सब जब हो जाए, उसके बाद आप जो दूसरा काम कर रहे हैं वहाँ से छोड़ के आप किसी नए चीज़ में एंगेज हो रहे हैं, तो आप अपना सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी कुछ ना कुछ वर्थ रखता है। वो भी कैलकुलेशन करके अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ दिस इज़ वर्थ माई टाइम या मेरे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ही फिर आप इस पर कदम बढ़ाएं। तो मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजीज़ खूब सारी अभी अवेलेबल हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा वेदर स्टेशन भी लगा रखा है। अच्छा। तो यहाँ पे कब बारिश होगी, कितनी बारिश हुई है, फसल नाम का एक अच्छा डिवाइस है। विंड स्पीड हो गया, सॉइल का वेटनेस हो गया, सॉइल मॉइस्चर मीटर बोलते हैं उसको, कि आपने पानी अगर दिया है तो वो आपके रूट जोन तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, तो वहाँ ड्राई कितना है, कितना मॉइस्चर है, कम है, ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों के लिए इक्विपमेंट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी सोलर कटर्स आ गए, सोलर पावर्ड रहते हैं, वो बैटरी से चलते हैं। पहले जो छोटा इंजन में ऐसे लाद के चलना पड़ता था, थोड़ा पॉल्यूशन उसमें होता था, हैवी होता था। आजकल बहुत सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया। स्प्रेयर्स आजकल छोटी छोटी बैटरीज के आ गए हैं। तो इक्विपमेंट्स और ये सब आ गया है। और अब ऐसा भी नहीं रहा कि टेक्नोलॉजी को आने में बहुत समय लग रहा है, बहुत ईजिली अवेलेबल है। मतलब अमेज़ॉन पे तो ढेरों चीज़ें हैं, और अमेज़ॉन आप छोड़िए, मतलब बहुत सारी, इंडिया मार्ट है, काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म मतलब खुला हुआ है। एक एप्लीकेशन है बहुत फेमस है, प्लांटिक्स नाम है उसका, उस पर आप डिजीज़, पेस्ट, ये सब बहुत ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, आपकी कोई भी परेशानियाँ हैं वो लोग अच्छे से आंसर करते हैं। तो आपके पास, आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम के सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। जिसको व्हाट्सएप चलाना आ रहा है, जिसको ये यूट्यूब देखना आ रहा है, तो उसको वो भी आना चाहिए कायदे से। आपको ये पता होना चाहिए, आप पहले दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए कंटेंट भरपूर अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। आप कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, मिलिए। कबीर जी, एक प्रश्न मेरा और है कि जो देश की सरकार है, यानी केंद्र सरकार जो है, वो काफ़ी सारी योजनाएं ला रही है देश के किसानों के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए। हम छत्तीसगढ़ में खड़े हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं, आपके फार्म पर हैं हम। ये जानना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की क्या क्या ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने लिया है, यहाँ के क्षेत्रीय किसान भी उस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी खेती को और सुगम बना रहे हैं। आपने किन किन सरकारी योजनाओं को ऐसा लाभ लिया है जिससे आपकी खेती और कृषि और सुगम बनी है? देखिए, अगर जैसे जिस साइज़ का मेरा फार्म है, तो थोड़ा सा अगर आप 5 एकड़ के सीमांत किसान के बाहर का जो स्कीम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अच्छा है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उनके सपोर्ट से हमने 10 एकड़ में प्लांटेशन किया था। उसके बाद फिर बाकी का जो प्लांटेशन है, थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग वो होता है, उसके प्रोसेसेस हैं, थोड़े लेंदी हैं। बैंक में फाइनेंसेस और पेपर अरेंजमेंट, ये सब में थोड़ा सा समय लगता है। तो 10 एकड़ में लेकिन मैंने असिस्टेंस वहाँ से लिया था, और बाकी में भी प्लान किया था, लेकिन तब तक मेरा थोड़ा प्लांट पहले अर्ली प्लांटेशन हो चुका था, तो आउटडेट हो गया था। लेकिन स्कीम्स अवेलेबल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल हैं। छोटे स्केल में कर रहे हैं तो यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपको ड्रिप में सब्सिडी देता है, मल्चिंग में देता है। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट प्लान करेंगे तो यहाँ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के पास भी, मतलब स्टेट हॉर्टिकल्चर के पास भी वो स्कीम्स हैं काफ़ी सारी। तो यानी आपको प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाके और सब्सिडी या जो भी योजना है उसका लाभ लेने के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, वैसे तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप पहले जाइए और मिलिए, उनसे तो मिलिए ही। और अगर आप वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप काफ़ी सारी जानकारी, वैसे ही बिना जाए भी आप काफ़ी कुछ मिल सकता है वहाँ से भी। लेकिन आप अगर उनसे जाके मिलेंगे तो नई स्कीम्स वो बताते भी हैं, और उसमें कितना कोटा है, कब वो आएगा, कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत हेल्पफुल हैं वैसे।
बहुत हेल्पफुल है। तो ये थे हमारे साथ कबीर चंद्राकर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये अपनी जो अमरूद की बागवानी है, खेती किसानी है, उसको नई तकनीक की मदद से डिजिटली जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हैं या योजनाएं हैं, उनका लाभ लेकर अपनी खेती को और सुगम बना रहे हैं, सरल बना रहे हैं। विदेश में पढ़ के आए, ये चाहते तो अपना कुछ और भी बिजनेस कर सकते थे, अपनी कुछ प्राइवेट नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी खेती किसानी है, जो पैतृक ज़मीन है, उसी को बढ़ावा दिया, उसी को अपना आगे लेकर चल रहे हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको इनकी इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपनी खेती किसानी में कुछ नया करेंगे, कुछ हटकर करेंगे और अपनी जो पैतृक ज़मीन है उससे जुड़ेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे, ज़रूर देंगे। तो आज हम थे छत्तीसगढ़ रायपुर में और ये जगह है मुजगहन, और हम थे इस समय कबीर चंद्राकर जी के साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद थे सुधाकर पल्लम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।